रेडी करेंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अधिगम के बारे में अध्ययन किया था। अधिगम का एक पाठ हम लोग उस दिन पूरा किए थे कि अधिगम है क्या। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना है क्या? तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, और वह अस्थायी परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, न कि अन्य कारकों द्वारा। अनुभव या प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने भी अधिगम को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो कुछ विद्वानों की परिभाषा हम लोग जान लें कि अधिगम की परिभाषा कुछ विद्वानों ने क्या दी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम कितने प्रकार का होता है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अधिगम की परिभाषा को पढ़ लें। अधिगम, एक मिनट, अधिगम की परिभाषा। Definitions of learning. Definition of learning. सबसे पहले हम लोग पढ़ें क्रो व क्रो। क्रो व क्रो। क्रो व क्रो के अनुसार क्रो व क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो और क्रो ने परिभाषा दिया अधिगम का कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मतलब लर्निंग इज एन एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये परिभाषा क्रो व क्रो ने दिया। गिलफोर्ड ने भी परिभाषा दिया कि व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है। इसी तरह गेट्स व अन्य उन लोगों ने भी परिभाषा दिया कि अधिगम क्या है। तो अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो इस पर हम लोग कल ही चर्चा किए थे। इससे यह निचोड़ ही निकलता है सारी परिभाषाओं से कि अधिगम क्या है। तो अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अभी हम लोगों ने जो परिभाषा कुछ विद्वानों द्वारा चर्चा की, क्रो व क्रो के द्वारा, दूसरा परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा, और तीसरा परिभाषा हम लोगों ने दिया गेट्स व अन्य।
ये आदतों, ज्ञान व वृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण परिवर्तन ही सीखना है। एनी चेंज ऑफ बिहेवियर, एनी चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू बिहेवियर, दैट इज द डेफिनेशन बाय गिलफोर्ड। गेट्स व अन्य, learning is an effectively permanent change in behavior through experience and training. That definition was given by Gates and others. तो ये परिभाषा इन विभिन्न विद्वानों ने दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। सारा चर्चा करने के बाद पिछले क्लास में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, आज भी विभिन्न विद्वान की परिभाषाओं पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसके विश्लेषण से कुछ अधिगम की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। वे क्या है? तो अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं बाद में लिख देंगे, अभी हम लोग चर्चा करें। थोड़ा गीला है ब्लैक बोर्ड। तो अधिगम की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। जैसे अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु, अधिगम लेने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। इस प्रकार पूरे अधिगम पर फोकस करने के उपरांत इतनी सारी विशेषताएं, और भी इसमें बहुत सारी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो अधिगम की ये सारी विशेषताएं हैं जिसे अधिगम कहा जाता है। ये इन क्वालिटियों से अधिगम भरा होता है। दैट दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो ये है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की विशेषताएं जो बोले थे, ये हो गया विशेषताएं। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लिखने को हमने उसमें लिख दिया कि नंबर 1 क्या है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया। ऐसे ऐसे सारी बिंदु हमने जो वर्णन किया, ये सारी इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें बहुत सारे कारक हैं। जो पहला है शिक्षार्थी से रिलेटेड, यानी विद्यार्थी, लर्नर से
शिक्षार्थी से संबंधित कारक, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक शिक्षक से संबंधित कारक। तीसरा है शिक्षण विधि से संबंधित कारक, शिक्षण विधि से संबंधित कारक। चौथा है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, जो भी कहिए, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। और पांचवा है वातावरण से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक। ये था शिक्षण विधि और ये था शिक्षक। ये सारे बिंदु हैं जिससे अधिगम प्रभावित होता है, लर्निंग इफेक्टिव होता है। पहला बिंदु जो है शिक्षार्थी से संबंधित कारक, इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे शिक्षार्थी से संबंधित कारक के अंतर्गत जैसे शिक्षार्थी की सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा पहला बिंदु। नेक्स्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, क्रम से वह क्लास में क्रमानुसार पढ़ते गया है कि छलांग लगा के गया है। अगर छलांग लगा के विद्यार्थी क्लास को जंप करके अपने कोर्स को पूरा करता है तो बीच की प्रक्रिया बहुत सारी छूट जाती है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कमजोर हो जाती है। और जब शैक्षिक पृष्ठभूमि कमजोर हो जाएगी तो उसका लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगा, लर्निंग कुप्रभावित हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला शिक्षार्थी की इच्छा, दूसरा शैक्षिक पृष्ठभूमि, तीसरा शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है सीखने के लिए उपयुक्त समय, सीखने के लिए उपयुक्त विधि। ये सारी चीजें शिक्षार्थी से रिलेटेड हैं जिससे उसका अधिगम प्रभावित होता है। तो ये शिक्षार्थी से संबंधित कारक के अंतर्गत इसका वर्णन हम लोग करते हैं। दूसरा जो बिंदु है शिक्षक से संबंधित कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। पहला था लर्नर रिलेटेड फैक्टर और सेकंड में है टीचर रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक क्या है, यानी शिक्षक को विषय का ज्ञान, इस पर भी अधिगम प्रभावित होता है। विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की आदत, शिक्षक की मनोवैज्ञानिक क्षमता,
शिक्षक की शैली, भाषा शैली जिसको हम बोलते हैं, भाषा शैली, बहुत सारे कारक हैं। शिक्षक का चरित्र, बहुत सारे कारक हैं जो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तीसरा है शिक्षण विधि से संबंधित कारक। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स रिलेटेड फैक्टर। टीचिंग मेथड भी बहुत हैं। टीचिंग मेथड एक सक्रिय एवं निष्क्रिय विधि, क्लास को एक्टिव होकर पढ़ाइए और पैसिव होकर पढ़ाई अंतर हो जाता है। कहा गया है, ए टीचर, यदि तुम खड़े हो कक्षा रूम में, ए शिक्षक तुम यदि कक्षा रूम में खड़े हो तो छात्र बैठे हुए हैं, यदि तुम बैठ जाते हो तो छात्र सो जाएंगे, और यदि तुम सो जाते हो तो छात्र मर जाएंगे। यदि शिक्षक ही निष्क्रिय हो गया कक्षा रूम में तो छात्र किस दुनिया में चला जाएगा कोई पता ही नहीं। इसलिए टीचर को एक्टिव मेथड, क्लासरूम में एक्टिव होकर अपने विषय का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो खैर बहुत विस्तार से चर्चा की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फोकस करें कि शिक्षण विधियां भी प्रभावित करती है अधिगम को। जैसे सक्रिय शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं, जैसे हमने बताया, पहला सक्रिय और निष्क्रिय विधि, दूसरा हम बता सकते हैं संपूर्ण या खंड विधि, तीसरा है उप विषय या सकेंद्रीय विधि, चौथा है व्यक्तिगत या दूसरा हम कहें कि व्याख्यान या प्रोजेक्ट विधि, पुराना मेथड है व्याख्यान विधि। तो कहने का मतलब बहुत सारी जो विधियां हैं उन विधियों का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाएगा तो अधिगम प्रभावी होगा, और उन विधियों का प्रयोग लापरवाही ढंग से प्रयोग किया जाएगा तो अधिगम को प्रभावी होगा। तो अधिगम को शिक्षण विधि से संबंधित कारक भी प्रभावित करते हैं। चौथा है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु। जैसे विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है अधिगम। विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय वस्तु का आकार क्या है। बहुत बड़ा विषय वस्तु प्रस्तुत कर दिए नीरस भाव से तो अधिगम को प्रभावित हो जाएगा। रुचिकर ढंग से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो कहता है रुचिकर विषय वस्तु हो, विषय वस्तु की प्रकृति ठीक सही हो, विषय वस्तु का आकार लर्नर के हिसाब से हो, रुचिकर विषय वस्तु हो, उदाहरण प्रस्तुति हो, उसमें उदाहरण शैली हो, बहुत सारी चीजें जो है विषय वस्तु से संबंधित हैं जिसके कारण अधिगम प्रभावित होता है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर। इसमें इन्वायरमेंट में आनुवंशिकता को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं कि आनुवंशिकता से प्रभावित कारक भी है, वातावरण से संबंधित कारक भी है। ये इसके बाद परिवार का वातावरण भी है, कक्ष का वातावरण भी है, विद्यालय का वातावरण भी है, संपूर्ण परिस्थितियों का वातावरण भी है। इस तरह वातावरण भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। पूरे निचोड़ के क्रम में हम यह कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसके से संक्षेप में हम शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पूर्व अधिगम, विस्मरण, अभिप्रेरणा आदि बहुत सारे कारक हैं जिसके द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने अभी दो चीजें पढ़ा
अधिगम की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या दी गई और अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, पहला। और दूसरा यह बिंदु पढ़ा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, शिक्षण विधि से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित और वातावरण से संबंधित। इस पर हमने फोकस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार कितने, अधिगम के प्रकार। मैं आपको बताऊं कि व्यवहार के अनुक्षेत्र के अंतर्गत अधिगम के 4 प्रकार बताए गए। जैसे वे हैं, पहला संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अधिगम, दूसरा भावात्मक अनुक्षेत्र के अधिगम, तीसरा क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अधिगम और चौथा वातावरण या पर्यावरण, जो भी कहिए, या व्यवहारिक अनुक्षेत्र के अधिगम। तो 4 प्रकार के अधिगम की चर्चा है। लेकिन एक प्रमुख विद्वान है रॉबर्ट एम गैने। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम को 8 प्रकार का बताया है। अधिगम के कितने प्रकार? तो अधिगम के 8 प्रकार बताए गए। वे कौन कौन हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हेडिंग है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट एम गैने। गैने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए गए। कौन कौन? नंबर 1 संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा है विभेदन अधिगम। विभेदन अधिगम। छठवां है संप्रत्यय अधिगम। सातवां है नियम या सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम। आठवां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार कौन बताया है? रॉबर्ट एम गैने ने बताया है अधिगम के 8 प्रकार। और ये 8 प्रकार क्रमिक रूप में होना चाहिए, अधिक्रमित रूप में, यानी इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए।
ये आठों को अभिक्रमित रूप में रॉबर्ट एम गैने ने वर्णन किया है। पहला जो अधिगम का प्रकार है वह है संकेत अधिगम, साइन लर्निंग। संकेत अधिगम क्या है? इसमें है कि दो या दो से दो उद्दीपकों कहिए, दो से अधिक छोड़ दीजिए, दो उद्दीपकों, क्योंकि उच्च स्तरीय अनुबंधन की बात आ जाएगी। दो उद्दीपकों को, एक तटस्थ उद्दीपक है और एक स्वाभाविक उद्दीपक है। चर्चा है, पौलाव ने अपने प्रयोग में इसकी चर्चा किया है। खैर अभी हम लोग इतने समझे। एक तटस्थ उद्दीपक जो है जिससे कोई अनुक्रिया नहीं हो, जिस तरह की अनुक्रिया हम चाहते हैं वो अनुक्रिया उद्दीप्त नहीं करा सकती, तो तटस्थ उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक जो होता है जिससे कुछ अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। जैसे हम मिठाई देखते हैं तो लार टपकने लगता है, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक मिठाई है। और तटस्थ उद्दीपक जैसे मान लीजिए हम कलम देख लिए, हम कुर्सी देख लिए, तो उससे तो हमारा लार नहीं टपकेगा, तो उसके लिए वो कुर्सी जो है तटस्थ उद्दीपक है, कलम जो है तटस्थ उद्दीपक है। लेकिन जो वहां पर जो मिठाई जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। तो कहने का मतलब पहला जो संकेत अधिगम में है कि इसमें पौलाव ने वर्णन किया कि यदि दो उद्दीपकों तटस्थ और स्वाभाविक उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए तो क्या होगा कि तटस्थ उद्दीपक ही स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा किए जाने वाले कार्य को उत्पन्न करने लगेगा। यानी कहने का मतलब अगर बार बार जैसे घंटी बजाया और एक कुत्ते पर प्रयोग किया पौलाव ने कि पहले घंटी बजाया फिर मांस का टुकड़ा दिखाया, तो देखा कि मांस का टुकड़ा देखकर कुत्ता लार स्राव कर रहा है, तो मांस का टुकड़ा वहां स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी वहां तटस्थ उद्दीपक है। तो कई बार यह प्रयोग किया पौलाव ने और कुछ देर बाद मांस का टुकड़ा हटा दिया, तो क्या देखा कि केवल घंटी बजते ही कुत्ते का लार स्राव शुरू हो जाता था। यानी कुत्ता घंटी के संकेत को समझ गया कि घंटी बज गई, इसका मतलब है कि अब मांस का टुकड़ा, मांस का चूर्ण मिलेगा, अब हमको खाने में मजा आएगा। तो कहने तो संकेत समझ गया। तो ये है संकेत अधिगम कि दो उद्दीपकों, एक तटस्थ और स्वाभाविक, दोनों को साथ साथ प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लेने पर भी तटस्थ उद्दीपक में वही शक्ति आ जाती है जो शक्ति स्वाभाविक उद्दीपक में होती है। यह संकेत अधिगम। पौलाव का उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसा मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया। तो दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसमें क्या है कि जीव या प्राणी एक विभेदीकृत उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करना सीख जाता है। जैसे कोई हम काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ पुरस्कार मिल रहे हैं, कुछ हमारी आमदनी बढ़ जा रही है, तो हम उस काम को और करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब उद्दीपक हम अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है कि जो पुरस्कार हमें मिल रहा है वो उद्दीपक है, और हमारे काम करने की प्रवृत्ति और बढ़ जा रही है वो अनुक्रिया है। पुरस्कार की इच्छा में हम और काम को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, ये जो हम काम की करने की अपनी अनुक्रिया बढ़ा दे रहे हैं, अनुक्रिया है, काम की प्रवृत्ति हमारी बढ़ रही है, काम हमारा बढ़ रहा है, और किस लिए बढ़ा? पुरस्कार के लिए, तो ये उद्दीपक है। तो कहने का मतलब तो आदमी अनुक्रिया उत्पन्न करना और अनुक्रिया अवरुद्ध करना, जैसे हम मान लीजिए कुछ कर रहे हैं और हमें बिजली का झटका लग रहा है, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। कुछ कम कर रहे हैं, उससे हमारा लॉस हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उस काम को हम नहीं करेंगे, दूसरा काम ढूंढने लगते हैं। तो अनुक्रिया वहां अवरुद्ध होता है, उस काम को हम छोड़ने लगते हैं, कम करने लगते हैं, हटने लगते हैं। तो कहने का मतलब
इसमें क्या होता है कि जीव अनुक्रिया उत्पन्न करना या अनुक्रिया अवरुद्ध करना सीख जाता है। ये स्किनर ने इसका बहुत, स्किनर जो ये प्रयोग किया है, चूहे पर प्रयोग किया है, तो उसका बहुत अच्छा कि चूहे को एक जाने पर बिजली का, सही रास्ते पर जाने पर उसको भोजन मिलता है और गलत रास्ते में जाने पर उसको बिजली का झटका लगता है, तो गलत रास्ते में नहीं जाता है, उधर जाना छोड़ देता है, कम कर देता है, नहीं जाता है, और जिधर भोजन मिलता है उधर जाता है। तो अनुक्रिया उत्पन्न करना और अनुक्रिया अवरुद्ध करना दोनों ही जीव प्राणी सीख जाता है। तो पहला हम लोगों ने माना जीव संकेत मानना सीख जाता है, दूसरा माना कि अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करना सीख जाता है, ये अधिगम के दो प्रकार। और तीसरा है श्रृंखला अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को श्रृंखलित किया जाता है, चेन सिस्टम। जैसे हमने पहला वाले में बताया ना संकेत अधिगम में कि घंटी से ही लाल स्राव कुत्ते का होने लगा बिना मानसून दिखाए। इसी तरह अंधेरे कमरे में रखा गया कुत्ते को, तो पहले बल्ब जला दीजिए, फिर घंटी बजाइए और फिर मांस का छोर दिखाइए, तो क्या होगा, एक स्टेप बढ़ गया बल्ब जलाना। तो बीच में मानसून भी हटा दीजिए, घंटी भी हटा दीजिए, केवल बल्ब जलते ही कुत्ते का लाल स्राव शुरू हो जाता है। श्रृंखला चैन सिस्टम बन जाता है, चैन जैसे चैन सिस्टम। तो उद्दीपक और अनुक्रिया संबंधों को श्रृंखलित किया जाता है, चैन सिस्टम। चौथा है शाब्दिक साक्षर अधिगम। छात्र ऐसे भी अधिगम करने लगते हैं जो शाब्दिक होते हैं। शाब्दिक क्या होते हैं, जैसे कविता याद कर लेना, कहानी याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, है कि नहीं। तो कविता, कहानी, गद्य, पद ये सब याद कर लेना, चुटकुला याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। तो इस तरह से चौथा जो अधिगम है, ऐसा अधिगम जो शाब्दिक रूप में हुआ करता है, उसका भी अधिगम छात्र कर लेते हैं, शाब्दिक साक्षर अधिगम। पांचवा है विभेदन अधिगम। विभेदन का अर्थ है भेद करना, माने बड़े किसी समूह में, भीड़ भाड़ में भी देखते हैं कि भीड़ भाड़ में बच्चा जाता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहां पहचान जाता है कि ये हमारे पापा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारी मम्मी है। तो भेद करना बच्चा सीख जाता है। समूह में, ग्रुप में, बड़े समूह में भी वह जिस चीज को खोजना चाहता है, जिस चीज का पता लगाना चाहता है, उसे वह लगा लेता है। यानी यह भी अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है, बालक भेद करना सीख जाता है। छठवां है संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। पांचवा विभेदन, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, और छठवां है संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। इसमें भी कंसेप्ट छात्र का, विद्यार्थी का, जो भी कहिए, जीव का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रारंभ में वो बिल्ली को बिल्ली बोलता है, कुत्ते को भी बिल्ली बोलता है, लेकिन जब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो बिल्ली को बिल्ली और कुत्ते को कुत्ता बोलने लगता है। बिल्ली की आवाज सुनकर पहचान जाता है बिल्ली है, और कुत्ते की आवाज सुनकर वह पहचान जाता है कि यह कुत्ता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा प्रारंभ में किसी भी औरत को देखता है तो माँ 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 समझता है, वही मम्मी है। लेकिन जब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब वह अपनी माँ को माँ कहता है, अपनी माँ गोद में उठाती है, चुंबन करती है, बड़ी खुश होता है। और दूसरा कोई औरत उठा लेता है, दूसरा कोई जेंट्स उठा लेता है तो वो रोने लगता है। तो उसमें संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं, ये है कंसेप्ट लर्निंग। और सातवां है नियम या सिद्धांत अधिगम। इसमें कहता है कि दो या दो से अधिक संप्रत्यय को जो जब हम जोड़ते हैं तो कोई एक नियम बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। हमने पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या है, पौलाव का क्लासिकीय अनुबंधन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें विस्तार से है कि दो या दो से अधिक संप्रत्ययों को जोड़ने पर नियम या सिद्धांत की रचना हो जाती है। तो नियम अधिगम समस्या, यानी नियम सिद्धांत अधिगम में क्या है, यदि अ है तो ब जरूर होगा। यदि हम आसमान में पत्थर फेंकेंगे तो वह धरती पर जरूर आएगा। तो इस तरह के नियम की रचना, एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन हो जाता है, यह है नियम या सिद्धांत। और अंतिम है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। ये जब दो या दो से अधिक नियमों को हम जोड़ते हैं, कौन नियम कहाँ उपयुक्त है, कौन नियम कैसे,
कौन कहाँ सा टेक्निक लगाएंगे तो जीव अपनी समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता है। यानी दो या दो से अधिक नियमों या सिद्धांतों को जोड़कर समस्या समाधान अधिगम की रचना होती है। यानी किस परिस्थिति में कौन सा नियम लगाना उपयुक्त होगा यह जीव समझने लगता है, और जब यह जीव समझ जाता है तो वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी पूर्वक कर लेता है। तो रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के ये 8 प्रकार जो बताए हैं उन्हें अभिक्रमित होने पर बहुत जोर दिया है। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। पहले के जगह पर पहला, दूसरे के जगह पर दूसरा, तीसरे के जगह आगे पीछे लिख देने से ये कंसेप्ट उलटफेर हो जाएगा और चेन सिस्टम टूट जाएगा, तो ये प्रकार प्रभावी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसको कहा कि इसे अभिक्रमित रूप में होना चाहिए। और अधिगम के 8 प्रकार जो मुख्य हैं उन्होंने बताया। पहला संकेत अधिगम, साइन लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। उद्दीपक को स्टिमुलस बोलते हैं और अनुक्रिया को रेस्पॉन्स बोलते हैं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चैन लर्निंग। चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएट लर्निंग। पांचवा है विभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। छठवां संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। सातवां नियम या सिद्धांत अधिगम, रूल या थ्योरी जो कहिए लर्निंग। और आठवां समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये है अधिगम के 8 प्रकार। तो हम लोगों ने कल पूरी बार चर्चा की कि अधिगम क्या है। अधिगम के लिए चंचल मन को साधना आवश्यक है, और चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा साधा जा सकता है। महाभारत में 10 अवस्थाओं का वर्णन है, और 10 अवस्थाओं में यह भी साथ में यह भी वर्णन है कि बालक जो अधिगम करता है, जो लर्निंग करता है, सीखता है, वह जन्म से नहीं बल्कि माँ की भ्रूण से ही यानी गर्भावस्था से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया। और पहले की शिक्षा व्यवस्था, गुरु शिष्य संबंध क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षण विधि क्या थी, और शिक्षण व्यवस्था क्या थी, और आज की क्या है, इस पर भी हम लोगों ने फोकस किया। और अधिगम के लिए हम लोग ने यह भी चर्चा किया कि बालक को सिखाने से ज़्यादा जरूरी है उसके लिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना। क्योंकि यदि हम घोड़े को जबरदस्ती तालाब के पास ले जाकर पानी पिलाना चाहते हैं तो घोड़ा पानी नहीं पीता जब तक घोड़े को प्यास न लग जाए। तो छात्रों में ज्ञान की पिपासा को जगा देना यह हमारे शिक्षक का कार्य है, सब समाज का काम है कि कैसे ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी, छात्र जिज्ञासु कैसे बनेगा। इस पर हम लोगों ने कल बहुत सारे उदाहरण के साथ एकलव्य का उदाहरण दिया, अर्जुन का उदाहरण दिया, द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया, जिससे काफ़ी अधिगम को समझा जा सकता है। और बालक में अध्यापन पर न जोर देकर उसके अध्ययन क्षमता पर ज़्यादा जोर देना जरूरी है कि बालक स्वयं प्रयास के लिए आतुर हो जाए, तब तो उसका अधिगम और प्रभावी होता है, जैसा कि एकलव्य का उदाहरण से स्पष्ट है। तो कल हम लोगों ने ये सारी चर्चाएं की और ये भी बताया कि अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन, और यह व्यवहार परिवर्तन 2 तरह से, अस्थायी और अस्थायी। यदि अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है तो वह अधिगम नहीं है। अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, और वह अस्थायी परिवर्तन परिपक्वता के द्वारा न हो, थकान के द्वारा न हो, रोग के द्वारा न हो, विशेष प्रकार के उद्दीपक विचरण के द्वारा न हो। वह व्यवहार परिवर्तन या तो अनुभव के द्वारा हो या तो प्रशिक्षण के द्वारा हो, और इफेक्टिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये हम लोग चर्चा किए थे। और अधिगम की परिभाषा जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है, जिसमें क्रो ने परिभाषा दिया। इसके बाद आपका हमने दूसरी परिभाषा जो पढ़ी गिलफोर्ड ने दिया। तीसरी परिभाषा पढ़ी गेट्स की और अदर्स, गेट्स एंड अदर्स, उसकी परिभाषा पढ़ी। सबका निचोड़ करने पर हम लोगों ने देखा कि अधिगम की कई विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी भी हमने चर्चा की कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम लेने की प्रक्रिया है,
अधिगम में दिया नहीं जाता है। शिक्षण में हम कुछ देते हैं दूसरे को। एक अधिक ज्ञानवान व्यक्ति एक कम ज्ञानवान को कुछ देता है, ज्ञान देता है। लेकिन अधिगम जो है वो देने की प्रक्रिया नहीं है, वो लेने की प्रक्रिया है, स्वयं प्रयास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम खोज की प्रक्रिया है, अधिगम समंजन किसी के साथ एडजस्ट करना, समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। सारी चर्चा हम लोगों ने किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा की। वे बहुत सारे कारक हैं जिसको हमने शॉर्ट में समेटने का प्रयास किया कि उन कारकों को मात्र कुछ ही भागों में बांटा। जैसे शिक्षार्थी से संबंधित कौन कौन कारक हैं उसको हमने बताया, शिक्षक से संबंधित कौन कौन कारक हैं उसको बताया, शिक्षण विधि से संबंधित कौन कौन कारक हैं इसको भी बताया, फिर विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन कारक हैं, और फिर वातावरण से संबंधित कौन कौन कारक हैं। सारे निचोड़ पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि शारीरिक कारक द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, मानसिक कारक द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारक द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, विस्मरण द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, थकान द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, अभिप्रेरणा द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। सबका निचोड़ यही है कि इन सभी कारकों द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। और अधिगम के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। व्यवहार के अनुक्षेत्र के आधार पर अधिगम 4 प्रकार का बताया गया। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का अधिगम, भावात्मक अनुक्षेत्र का अधिगम, क्रियात्मक अनुक्षेत्र का अधिगम और पर्यावरण वातावरण से वातावरणीय अनुक्षेत्र का अधिगम जो भी किए। तो 4 अनुक्षेत्र का अधिगम पर चर्चा की। लेकिन रॉबर्ट एम गैने जो एक विद्वान है, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए और उन 8 प्रकार को अभिक्रमित रूप में वर्णन करने पर उन्होंने जोर दिया। और वे अधिगम जिसकी चर्चा हमने किया अभी, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये है अधिगम। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। आज हम लोग यहीं क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद। कितने मिनट में हो?